Hello, students. Let's start our next chapter of the fundamental of human geography, and, and the chapter is the world population distribution, density, and growth. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस चैप्टर को या जितने भी वीडियोस मैं डालूँगा वो सब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एक इन डेप्थ में लिया है। मतलब मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इन चैप्टर से रिलेटेड। तो मुझे जो जो वहाँ पर मुझे लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि मतलब एक बच्चा अगर इसको पढ़ ले, कोई भी जो लर्नर है वो इसको अगर एक बार पढ़ लेगा, इस वीडियो को देख लेगा, और उसके बाद अगर वो एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं उसी तरीके से लूँ। इन डेप्थ में मीन्स यही है कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो एक चैप्टर की। सो इसीलिए कुछ वीडियोस लंबी हो रही हैं। मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े मतलब एक चैप्टर को जो है 3-3 पार्ट्स में मैं कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब आप इस चीज़ को मत लीजिएगा। तो बाकी ये है कि हाँ, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। फर्स्ट जो है, आप देखो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो राल्फ वॉल्डो एमर्सन का जो है एक स्टेटमेंट है इसके अंदर। जनरली इस तरह के एग्ज़ाम आपके जो है जो 12th क्लास के जो एग्ज़ाम है उसमें नहीं पूछा जाता है। मतलब बहुत रेयर केसेस है अगर पूछ लिया जाए। बट इस तरह के क्वेश्चन मैंने जो है मतलब जो अच्छे जो एमसीक्यूज़ में देखे हैं, मतलब जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम में मैंने इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं। क्योंकि हम पूरा चैप्टर तो रीड कर लेते हैं, लेकिन उसके स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया होता है, हम उसको रीड नहीं करते हैं। तो एग्जामिनर वहीं से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और फिर हम सोचते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन वो होता चैप्टर में से ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैंने खुद भी फेस किए हैं। तो इसीलिए मैं इसको कंप्लीट ले रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं भी कुछ भी आ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए क्लास 12th में आगे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, मैन हु toil while others sleep, who dare while others flee. They build a nation's pillar deep and lift it to the sky. मतलब इसमें बता रहा है कि देखो इस चैप्टर के अंदर, जैसे इसका चैप्टर का नाम ही क्या है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर पीपल्स के बारे में बताया जाएगा, पॉपुलेशन के बारे में बताया जाएगा, मैन की और वुमेन के बारे में बताया जाएगा। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ जो पॉइंट्स जो दिए, कुछ फैक्ट्स जो दिए हुए हैं, पहले वही डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें मैन की जो है मतलब वैल्यू बताई गई है, मैन का रोल बताया गया एक नेशन को बिल्ड करने में। तो वो सब चीज़ें हैं, इसलिए मैन की जो है इसमें इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब कि केवल सोना ही जो है किसी नेशन को मतलब किसी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, महान नहीं बनाता है। बट वहाँ के जो पीपल्स हैं वो उसको महान बनाते हैं, क्योंकि उसको खोजा किसने, उस व्यक्ति ने खोजा। उसकी पहचान किसने की एज ए रिसोर्स, उस व्यक्ति ने की। तो वही चीज़ बताना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट के अंदर कि एक जो मैन है, एक जो पीपल्स है, वो कितना इंपॉर्टेंट है एक नेशन के लिए। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि वो अपने मतलब वो खड़ा रहता है, स्टैंड फास्ट है ना, और सफ़र करता है लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक वो सफ़र करता है चीज़ों से। हु टॉयल वाइल अदर स्लीप, जब सब जो है मतलब छोड़कर भाग जाते हैं तब वो मतलब जब सब सो रहे होते हैं तब वो जो है प्रयास कर रहा होता है। हु डेयर वाइल अदर्स फ्ली, जब सब चले जाते हैं तब भी वो प्रयास करता रहता है, अपने एफर्ट डालता रहता है। द बिल्ड अ नेशन पिलर डीप एंड लिफ्ट इट टू द स्काई, और वो इस तरह से अपने जो नेशन का जो मतलब उसको ऊंचाइयों तक लेके जाता है अपने नेशन को। तो ये सब चीज़ें स्टेटमेंट में दिखाई गई हैं, तो आप इसको समझ सकते हो। सेकंड है इसमें पीपल, इसमें भी पीपल के बारे में बताया गया है। पीपल ऑफ द कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, इट इज़ दे हु आर द actual resource and make use of the country other resources and decide its policies. Ultimately a country is known by its people.
तो मतलब पीपल जो है वो एक कंट्री का रियल वेल्थ है ना। और जो मतलब एक्चुअल रिसोर्स है, क्योंकि देखो सभी रिसोर्सेज को यूज़ कौन करता है, वो पीपल ही करते हैं। और वही एक कंट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, और वही एक जो एक कंट्री है वो उसके पीपल्स के कारण ही जानी जाती है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल इसका जापान है। जापान में बहुत सारी कैलेमिटीज़ आती हैं, लेकिन वो सभी, जैसे बहुत सारे सुनामी का बहुत चीज़ें आती हैं वहाँ पर, अर्थक्वेक्स, तो उस उन सब से लड़ते हुए वहाँ के लोग बहुत जल्दी इतना मतलब इतने हार्ड वर्क करते हैं वो लोग, और बहुत जल्दी अपनी कंट्री को फिर से इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो एक किस्म से वहाँ के लोग ही जो है उस कंट्री को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर बता रहा है। अब ये है, द वर्ल्ड एट द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी रिकॉर्ड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। तो अभी जो 21st सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी, तो उस समय पर जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन हो गई। तो ये आपसे MCQs में डेफिनेट पूछ सकता है क्लास 12th से, और आया भी है क्वेश्चन इस तरह का। तो 6 बिलियन पॉपुलेशन आपकी 21st सेंचुरी में हो गई थी। अभी जो करंट की जो पॉपुलेशन है वो तो 7.5 से भी अबव जा चुकी है। अगर हम बात करें 7.5 बिलियन से अबव जा चुकी है। तो आप बस जो आपका NCERT है, अब देखिए आप NCERT को लेके चलिए, और NCERT से ही क्वेश्चन आएगा, और उसका कोशिश कीजिए उसका अपडेटेड वर्जन ही लीजिए NCERT बुक का, खास करके क्लास 12th के स्टूडेंट्स। और इसके बाद एक जॉर्ज बी क्रेसी की स्टेटमेंट है, एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। मतलब एशिया एक ऐसा स्थान है, वो बता रहा है कि जहाँ पर बहुत थोड़ी सी जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और बहुत बड़े प्लेस पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। तो ये बिल्कुल सही है, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं मेनली। जैसे पॉपुलेशन के बारे में है 6 बिलियन, और ये जॉर्ज बी क्रेसी के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें से ऐसा भी बन सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पीपल टू बिल्ड कंट्री, है ना, टू बिल्ड देयर कंट्री। तो मतलब एक कंट्री को बिल्ड करने में वहाँ के लोगों का क्या रोल होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन अगर बन जाए, वैसे देखो एक्सपेक्टेड है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्ट हो सकता है कि आपसे बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन देखो ये ज़्यादा अभी तक मैंने देखा नहीं कभी एग्जाम में। पर अगर आ जाता है तो आप वहाँ पे अपने उस पीपल का रोल बता सकते हो, कि क्योंकि उसके रिसोर्सेज जो हैं, एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो कि कोयला है, ज़मीन के नीचे था तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, लेकिन उसके पीपल ने उसका खोजा, उसको रिसोर्स के रूप में यूज़ किया, तभी वो वैल्यू बनी। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे कुछ भी बनाकर पूछ लेगा तो आप बता दोगे अगर, क्योंकि देखो क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पर होती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है, जो क्लास में जितनी चीज़ें हो रही होती हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, 70 to 80% डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन 10 to 20% जो क्वेश्चन रहेंगे वो कुछ इनडायरेक्ट होंगे। तो वो वहाँ पर जिसने क्लास में, यानी कि जो इस चीज़ों को जिसने अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग, जिसने डेप्थ में उसको मतलब अंडरस्टैंड किया है कॉन्सेप्ट को, वो उसको वहाँ पर इजीली उसको लिख देगा क्वेश्चन को। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वहाँ पर आपका स्टेट ऑफ माइंड एग्जाम में क्या होगा वो उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, और वो डायरेक्ट जो है आपकी क्लास जो एक्सपीरियंस रहा है उससे लिंक करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन का पैटर्न क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। मतलब जो टर्म है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसको रेफर करती है, द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, की अर्थ सरफेस के ऊपर पीपल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, किस तरह से मतलब फैले हुए हैं। Broadly, 90% of the world population lives in about 10% of its land area. जो 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10% एरिया पर रह रही है, और वाइस वर्सा, एंड जो बाकी का जो एरिया है उस पर बाकी की पॉपुलेशन रह रही है। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड contribute about 60% of the world population. Of these 10 countries, 6 are located in Asia. देखो जो वर्ल्ड की 10 सबसे ज़्यादा मतलब जो है जनसंख्या वाले देश हैं, उनमें 60% जनसंख्या रहती है वर्ल्ड की 60% जनसंख्या वर्ल्ड की 10 बड़ी सिटीज़ में रहती है ना, जो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ नहीं कंट्रीज़ हैं। और उन 10 कंट्री में से 6 कंट्री एशिया की हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आप बताओगे पैटर्न, ये पैटर्न है कि एक वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन का पैटर्न कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आप पैटर्न पॉइंट्स में बता रहे हो, ठीक है। अब इसी तरह से चाइना, इंडोनेशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको आर द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपको जो है उस समय पर जितना भी याद रह सके, 6 कंट्री 7 कंट्री, अगर 10 कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है।
इसको आप डायग्राम से भी दिखा सकते हो, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरह का, तो आप इस तरह से इसको डायग्राम में भी दिखा सकते हो। जैसे इसमें चाइना सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये जो है इस तरह से आप इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हो, अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन की डिमांड रहे तो। जनरली इस चैप्टर में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है क्लास 12th में, तो ये भी आप कंसीडर करना, क्योंकि आएगा तो बड़ा क्वेश्चन ही देखा है मैंने इसके अंदर से ना। बाकी 3 का भी आ सकता है, वो देखो इसका कुछ ब्लूप्रिंट ज्योग्राफी का मिलता नहीं है, मेन चीज़ ये है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी किसी तरह से, ठीक है ना। अब इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन इट्स पैटर्न इन डिटेल। तो मतलब आपसे देखो, आपने वहाँ पे पैटर्न वर्ड फाइंड करते और इसका आंसर आपने कर देना है। तो मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका पैटर्न आपसे पूछा गया, तो आप बता दोगे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड, इट इज़ यूजली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किसके बीच में, पॉपुलेशन और एरिया के बीच में, ठीक है ना। तो जैसे अब इसमें नीचे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, तो ये एक रेशियो है पॉपुलेशन और एरिया के बीच में, और इसको हम जनरली किस में मेजर करते हैं, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कितने लोग रहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो एक थोड़ा सा इस साइड में आ जाइए आप, और लेफ्ट साइड में एक एग्जांपल मैंने ले रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी का। साइड में रीजन एक्स है, उसकी पॉपुलेशन 1.5 लाख है और एरिया उसका 100 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हम निकालेंगे तो 1.5 लाख अपॉन 100, और इस तरह से 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी डेंसिटी आ जाएगा। तो ये डेंसिटी है। देखो डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया छोटा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एरिया मतलब बड़ा है और पॉपुलेशन कम है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेटिव में हम देखते हैं इसको, है ना। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की जो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग भारत की जो डेंसिटी है वो 382 है, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे अब भारत का जो एरिया रहेगा 32 लाख, है ना, 87,000 समथिंग 263, तो ये होगा हमारा एरिया। मतलब नीचे आएगा ये, ऊपर पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन रहेगी उस टाइम पे हमारे 121 करोड़ के आसपास जो है हमारी पॉपुलेशन थी। तो वो उससे डिवाइड कर दिया, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो डेंसिटी आया वो 382 आया। वो 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग है। देखो 2000 हर 10 साल में सेंसस आता है पॉपुलेशन का, सेंसस ऑफ इंडिया इसको देता है। तो जो है, जो ये जो डाटा होता है ये 10 साल तक चलता है, और हर 10 साल में हमारा जो सेंसस होता है ना, उसको हम देखते हैं फिर। मतलब अब जो अगला होगा वो 2021 में होगा, यानी कि तब तक जो हमारा जो डाटा रहेगा वो 2011 का ही मतलब वो सही माना जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, इसमें डेंसिटी के अगर हम हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें, जैसे आपकी बुक में दी है ये टेबल, तो इसके अंदर जो डेंसिटी अगर हम देखें तो एशिया की डेंसिटी 146 है, और वर्ल्ड की 59.5% जो पॉपुलेशन है वो एशियन कॉन्टिनेंट में रहती है। और फर्दर आप और भी देख सकते हैं इस डायग्राम से, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 12th क्लास में। अब इसके कुछ फैक्टर हैं जो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन और इसके डेंसिटी को। तो 3 फैक्टर हैं मेनली, और एक फर्स्ट है जोग्राफिकल फैक्टर, सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर, और थर्ड है सोशियो एंड कल्चर फैक्टर। तो फर्स्ट पे हम पहले चलेंगे जोग्राफिकल फैक्टर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यही पूछा जाता है, जोग्राफिकल फैक्टर ही पूछा जाता है, और कभी कभार जो इकोनॉमिक जो है फैक्टर भी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, और ये 5 नंबर में ही आता है जनरली, ठीक है ना। तो अब ये देखो जोग्राफिकल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो उसमें पहला है जोग्राफिकल फैक्टर के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, सो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल। देखो सीधी सी बात है, हमको खाने के लिए, है ना, पीने के लिए, नहाने के लिए, रहने के लिए, हर जगह पे हमको पानी की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर एक फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ पर पॉपुलेशन जाती है। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग, फॉर कैटल, क्रॉप्स, इंडस्ट्री एंड नेविगेशन। हर चीज़ में पानी का यूज़ होता है, चाहे वो कुकिंग में हो, मैंने आपको बता ही दिया, चाहे वो पशुओं को पिलाना हो, या फिर आपको फसलों के लिए यूज़ करना हो, कल्टीवेशन में, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है पानी, मशीनों को ठंडा करने के लिए, नेविगेशन के लिए पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो सभी के लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो इसका क्वेश्चन आपसे हमेशा विद एग्जांपल्स पूछा जाएगा। 5 नंबर में पूछेगा कि मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर बताइए विद एग्जांपल्स, तो आपको हर एक के अंदर आपको एग्जांपल भी देना पड़ेगा साथ में। तो इसलिए मैंने हर एक में एग्जांपल दिया है, कुछ एनसीईआरटी बुक में हैं और कुछ मैंने ऐसे दिए हैं जो बुक में नहीं है लेकिन वो भी आप लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल है, रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखो जितनी भी रिवर वैलीज हैं, क्योंकि वो एक फर्टाइल एरिया होता है और वहाँ पर सबसे और बहुत इजी वहाँ पे रह सकते हैं लोग, मतलब एग्रीकल्चर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ इजी हो जाती है। तो इसीलिए रिवर वैली में जो है सबसे ज़्यादा मतलब जो है पॉपुलेशन रहती है। अब जैसे जितनी भी आप और भी देखो, अगर एग्जांपल देना, जो जितनी भी जो सिविलाइजेशन है, जो जो एंशियंट सिविलाइजेशन है जिनकी स्टार्ट हुई, वो भी किसके, रिवर के पास ही हुई, क्योंकि पानी इतना ज़रूरी है कि उसके बिना हम नहीं चल सकते। तो जैसे मेसोपोटामिया है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, चाइना की है ना, तो ये सब किस में, ये सब के सब जो है नदियों के आसपास हुई है स्टार्ट। अगला है पॉइंट, सेकंड पॉइंट है लैंडफॉर्म। People prefer living on flat plains and gentle slopes. This is because such areas are favorable for the production of crops and to build roads and industries. देखो जनरली लोग जो होते हैं वो प्लेन एरिया पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो जितना भी स्लोपी एरिया होगा वो उतना ही टिपिकल होगा, मुश्किल होगा वहाँ रहने के लिए, डिफिकल्ट कंडीशन होंगी। दिस इज़ बिकॉज सच एरियाज फेवरेबल फॉर द, और देखो जो प्लेन एरिया होगा वो हमेशा हम वहाँ पे उसके ऊपर प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने रोड्स डाल सकते हैं, रेलवे ट्रैक डाल सकते हैं, इंडस्ट्रियाँ लगा सकते हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमको पहाड़ों पर लगानी हो, स्लोपी एरिया में लगाना हो, तो कुछ इसके अपेक्षा में डिफिकल्ट। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी जितना इजी प्लेन एरिया में है उतना वहाँ नहीं है। और ये भी आप देख सकते हो कि हिमालयन जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, और जितने प्लेन एरिया हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, और जबकि अगर ऊपर आप चले जाओगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, है ना, तो इन इलाकों में जो जो हिमालय माउंटेन के इलाके हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है। तो आप इसको ईजिली एग्जाम्पल से समझ सकते हो। द माउंटेन्स and hilly area hinder the development of transport network and hence initially do not favor agriculture and industry development। मतलब वही बता रहा है कि माउंटेन्स जो होते हैं वो बाधा होते हैं किस्म से, पहाड़ी जो एरिया होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डेवलप करने में या फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करने में, इंडस्ट्रियल लगाने में कुछ ना कुछ वो शुरुआती तौर पर बाधा हमारे को सामने आती है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, सो दिस एरियाज टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड, इसीलिए वहाँ पर लेस पॉपुलेशन होती है। The Ganga Plains are among the most densely populated area of the world, while the mountains zones in the Himalayas are scarcely populated। तो जो गंगा का प्लेन है मैंने आपको बता ही दिया, जैसे यूपी है गंगा के प्लेन पर आता है, तो वहाँ पर बहुत डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, जबकि जो माउंटेन के जोन है जिसने मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के साथ, वहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन कम पाई जाती है। अब जो थर्ड फैक्टर है वो है क्लाइमेट। एरिया विद ए कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल, बट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट आर अनकंफर्टेबल फॉर हैबिटेशन। देखो जो भी एरिया, जहाँ पे ऐसा एरिया होगा कि क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा, ना तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर 50 के अबव टेम्परेचर होगा, ना ही बहुत लोएस्ट टेम्परेचर मतलब 3-4 डिग्री टेम्परेचर होगा या इससे भी कम होगा, तो वो एरिया रहने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन एक जो एक एरिया होते हैं जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर होता है, जैसे मान लीजिए 20 से 25, 15 से 25-30 के बीच में, वो एरिया अच्छा माना जाता है रहने के लिए। वो मतलब हम कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म इलाका वो रहने के लिए मुश्किल होता है, एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है। एरिया विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन लाइक। अब देखो ये जो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इक्वेटोरियल रीजन। वहाँ पे देखो हर दिन बारिश होती है और टेम्परेचर भी वहाँ पर हमेशा 30 डिग्री से ऊपर ही रहता है।
तो एक तो टेम्परेचर बढ़ गया, ऊपर से बारिश बढ़ गई, इससे क्या होती है, ह्यूमस की कंडीशन बन जाती है, बहुत चिपचिपी गर्मी हो जाती है, जैसा आप फील करते हो आफ्टर मानसून। क्योंकि उस समय पर क्या होता है, भारत में पानी होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है, तो इससे क्या होता है कि ह्यूमस वाली गर्मी हो जाती है, चिपचिपी वाली, जिसमें पंखा चल रहा, कूलर चल रहा, तो भी हमें गर्मी लगती है, चिपचिपी गर्मी सी हो जाती है, पसीने वाली। तो उस तरह की कंडीशन वहाँ पाई जाती है इक्वेटोरियल रीजन पर। तो उस कंडीशन में रहना बहुत टिपिकल होता है, मुश्किल होता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे टुंड्रा रीजन है, जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा जो है बिलो ही रहता है, 3 महीने ही वो वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी रहती है, और वो गर्मी में भी 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है, उससे कम ही रहता है। और जो हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो मतलब क्लाइमेट का बहुत मेन रोल होता है। अगला है मेडिटेरियन रीजन, जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेडिटेरियन रीजन वर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लेजेंट क्लाइमेट। तो जितना भी मेडिटेरियन रीजन है, यानी कि जो मेडिटेरियन आप जो सी है उसके आसपास का जितना भी रीजन है, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत अच्छा है, बहुत एक मतलब प्लेजेंट क्लाइमेट है वहाँ पर। तो इसीलिए वहाँ पर शुरू से ही वहाँ पर पॉपुलेशन बसी है। और आज भी अगर आप देखोगे तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके आसपास, वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट नहीं होता है, मतलब ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वो क्लाइमेट सबसे अच्छा माना जाता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। जैसे आपको पता होगा, जैसे ऑस्ट्रिया है, वहाँ की कंट्री है यूरोप की, उसमें उसकी जो कैपिटल है वियना, वो सबसे बेस्ट सिटी माना जाता है रहने के लिए, और कई सालों से नंबर 1 पर आ रहा है, तो वो भी किस में, मेडिटेरियन क्लाइमेट के आसपास ही आता है। तो ये सिर्फ सब चीज़ें हैं क्लाइमेट की जो आप देख सकते हो। अगला है सॉइल। फर्टाइल सॉइल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। Therefore, areas which have fertile loamy soil have more people living on them, as these can support इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मतलब जहाँ पर फर्टाइल सोल होगी वहाँ पर भी लोगों को मतलब अच्छा से मतलब एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे वो कल्टीवेशन अच्छे से कर सकते हैं, उसके साथ और चीज़ें भी कर सकते हैं अपना, है ना। तो फल फ्रूट उगा सकते हैं, मतलब सब वो कर सकते हैं उसके अंदर जो होता है ना। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब जो है वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो लोग वहाँ पर आएंगे जहाँ पर फर्टाइल सोल होगी। आप देख लो जैसे यूपी है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये जितना भी नॉर्दर्न प्लेन का इलाका है, ये जो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की सोइल जो है वो फर्टाइल सोइल है ना। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल ही दे दिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन इज़ द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड। तो देख लीजिए आप, इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है, जो हमारी जो इंडस गंगा जो रिवर का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्रा का भी, तो उससे क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, खासकर वो वाला इलाका बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये क्या था, ये पूरा का पूरा जोग्राफिकल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आप क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है, बस आपको एक बार सुनना और याद कर लेना। अगला है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में फर्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स में अगर हम देखें, एरिया विद मिनरल्स डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दीज एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। तो देखो, एरिया जो होता है, जो जहाँ पर मिनरल्स का डिपॉजिट्स होता है, वो वहाँ पर उससे क्या होता है, उससे वहाँ पर इंडस्ट्री लगती है, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ लगेगी, तो इंडस्ट्री लगेगी तो अदर एक्टिविटीज़ भी उसके आसपास होने लग जाएंगी, जिससे बहुत सारी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर वहाँ पर आ जाएगी, और वो एरिया क्या हो जाएगा, डेंसली पॉपुलेटेड बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है एक एग्जांपल दिया, से कटंगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पर क्या है, कॉपर का बहुत अच्छा मतलब माइनिंग है वहाँ पर, मतलब माइंस है बहुत सारी कॉपर की, तो इसलिए वो एरिया बसा हुआ है कटंगा और जाम्बिया का, किसके कारण, कॉपर मिनरल के कारण। और मैंने इसमें एक एग्जांपल अपना भी जोड़ दिया, जैसे छोटा नागपुर का जो हमारा प्लेट्यू है, वहाँ पर भारत का लगभग 90% आयरन एंड कोल पाया जाता है, तो वो भी किस लिए पॉपुलेटेड है, वो भी किसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारा जो मिनरल्स का। ठीक है ना। उसके बाद है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, educational and medical facilities, better means of transport, communication, good civic amenities, and the attraction of city life draw people to the cities। तो देखो, जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको सारी मतलब सुविधाएं मिलती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशंस के सब इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाता है आपको,
मतलब कम्युनिकेशंस मिल जाते हैं, गुड सिविक एमिनिटीज़, मतलब वो जितनी भी नागरिक सुविधाएं होती है वो आपको वहाँ पर मिलती है, और वो चीज़ें जो होती हैं लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, इसलिए जो सिटी की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। इट लीड्स टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड सिटीज़ ग्रो इन साइज। तो ये क्या होता है, इसी कारण से क्या होता है, रूरल से जो 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 ग्रामीण इलाकों के जो लोग होते हैं वो अर्बन इलाकों की तरफ माइग्रेट करते हैं, और इससे वहाँ की पॉपुलेशन जो है बढ़ जाती है। एग्जाम्पल इसमें मैंने डाला है, जैसे मेगा सिटीज़ लाइक टोक्यो, दिल्ली, शंघाई ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स एवरी ईयर। तो जो ये बड़ी बड़ी जो मेगा सिटीज़ हैं, जैसे टोक्यो है, दिल्ली है, शंघाई है, ये वर्ल्ड की बहुत सारी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और माइग्रेंट्स आते हैं एवरी ईयर वहाँ पर। ठीक है, अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrial belts provide job opportunities and attract large number of people. These includes not just factory workers but also transport operators, shopkeepers, bank employees, doctor, teachers and the service providers. अब देखो इस पॉइंट में बता रहा है कि इंडस्ट्रियल जो बेल्ट होती है वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और अट्रैक्ट करती है, ना केवल उन लोगों को जिस जिस चीज़ की इंडस्ट्री लगी हुई है, बल्कि इसके साथ साथ जो है बहुत से ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स होंगे, और उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होंगे, शॉपकीपर्स होंगे, बैंक एम्प्लॉयज। देखो आप कोई भी एक इंडस्ट्री लगा रहा है, मान लीजिए जैसे कोई इंडस्ट्री लगी गुड़गांव में, जैसे जो हमारा गुरुग्राम है उसमें जो मारुति इंडस्ट्री लगी। अब मारुति इंडस्ट्री लगने के कारण देखो मारुति इंडस्ट्री चाहिए तो उसके लिए उसके जो जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के जो नट बोल्ट्स होते हैं तो उसकी इंडस्ट्री उसके आसपास लग जाती है, तो उसके भी वर्कर्स वहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा उनको पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंशियल की ज़रूरत है, तो वहाँ पर बैंक्स भी आ जाते हैं। अच्छा, बैंक्स आ जाएंगे तो वहाँ पर बैंक वर्कर्स भी आ जाएंगे, जितने भी वर्कर्स आएंगे उनके बच्चों के लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए, तो वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खुल जाएंगे। तो इस तरह से सब चीज़ें जो हैं एक चेन के रूप में बढ़ती जाती है, और वो सबको अट्रैक्ट करती है। तो एक इंडस्ट्री लगने से इतना बेनिफिट होता है, आप समझ सकते हो अब सारी चीज़ों को। डॉक्टर्स, टीचर्स, अब वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाएंगे, है ना, तो वो सभी को अट्रैक्ट करती है जहाँ पर इंडस्ट्री लगती है। इसी तरह से एग्जांपल है इसमें, द कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान इज़ थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। जो कोबे ओसाका रीजन है जापान का, वो एक अच्छा मतलब पॉपुलेटेड एरिया है, किसके कारण, वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगी हैं इसके कारण से। तो ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया है। इसके अलावा आप ये भी डाल सकते हो इसमें, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे माइनिंग मिनरल्स हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ भी लगी हैं, है ना, टिस्को, इसको, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ पे लोहे की, आयरन एंड स्टील की लगी हैं। तो वो सब क्या है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं इंडस्ट्रियाँ। तो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है हमारा, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो पीपल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है जिनका, जो धार्मिक रूप से अपने सांस्कृतिक रूप से जाते हैं। तो देखो जैसे अब कहीं पर किसी एक धर्म के लोग बसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं पर हिंदू कम्युनिटी बसी है तो वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। कहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी बसी है तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहाँ पर आके बस जाएगी, क्योंकि अपने धर्म के लोगों के पास रहने की ये प्रवृत्ति इंसान में होती है, ना केवल धर्म की बल्कि कास्ट की भी होती है। क्योंकि अपनी कास्ट के लोग, आप देखो कई बार, जैसे आप अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर भी कास्ट के भी अलग अलग जो है मतलब चंक्स होते हैं। जैसे कहीं पर इस कास्ट के लोग रहते हैं, कहीं पर इस कास्ट के लोग रहते हैं। तो ये ना केवल धर्म में बल्कि कास्ट में भी ऐसा होता है। तो ये सोशल और कल्चर फैक्टर के अंडर आते हैं। In the same way, people tend to move away from places where there is a social and political unrest. और ऐसा भी है कि जहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, दंगे होते हैं, राइट्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये भी है। Many a times government offer incentives to people live in sparsely populated area or move away from the overcrowded places. देखो अब अभी आज के टाइम में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो चाहती हैं कि जो कम बसे हुए इलाके हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा जाकर बसें। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज में बैलेंस हो जाएगा, और इससे जो है जो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जो इलाके हैं वहाँ पर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, और जो क्राउडनेस जो वहाँ पर है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इंसेंटिव देती है कि आप वहाँ जाकर बसिए। जैसे हमारा जैसे अब दिल्ली एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या हो रहा था कि दिल्ली में बहुत सारी पॉपुलेशन हो रही थी, है ना, उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर सारी इंडस्ट्रियाँ वहीं लग रही थी, सब कुछ वहीं लग रहा था। तो इससे क्या हुआ कि एनसीआर का कॉन्सेप्ट है, नेशनल कैपिटल रीजन। इससे क्या होगा, जितने भी दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाई, दूर दराज इलाकों में इंडस्ट्रियाँ लगाई जाने लगी, ताकि लोग दिल्ली की तरफ कम आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है एरिया और यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट भी लेकर आती है
तो ये भी आपको समझना चाहिए, ये भी एक सोशल और कल्चर फैक्टर में या पॉलिटिकल फैक्टर में आ सकता है, आप कह सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल काउंटर माइग्रेशन फ्रॉम द मेगा सिटीज़ ड्यू टू ओवर क्राउडेडनेस एंड पोल्यूशन एटसेट्रा। तो जैसे अब जो काउंटर माइग्रेशन आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो होता है मतलब जो बड़ी भीड़ भाड़ के इलाके हैं जो सिटीज़ के, जो बहुत पोल्यूटेड हो चुके हैं, दिल्ली में देखो आप क्या होता है, बहुत मतलब भयानक मतलब पोल्यूशन रहता है। तो उसके कारण लोग वहाँ से तंग आकर वो बहुत एक गांव के इलाकों में अपने फार्म हाउस लगाते हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं, इसी को काउंटर माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी को अफेक्ट करती हैं। अ, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आज का वीडियो रहा आपका, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। सो ओके, टेक केयर।